दोस्तों नमस्कार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आज हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। उदारवाद से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। पर डे आप लोगों को इसी प्रकार पॉलिटिकल साइंस में अलग अलग टॉपिक से इसी प्रकार आप लोगों को क्वेश्चन मिलते रहेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर कीजिए चैनल को, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और इस प्रकार हम आप लोगों के लिए अधिक से अधिक वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। उदारवाद से संबंधित सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा उदारवाद यानी लिबरलिज्म। इससे संबंधित पहला क्वेश्चन है, उदारवाद निश्चित दर्शन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जो उदारवाद जो है 19वीं शताब्दी में निश्चित दर्शन बना था। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। बात करेंगे 19वीं शताब्दी में उदारवाद को निश्चित दर्शन बनाने का श्रेय J.S. मिल, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों को जाता है। उदारवादी विचारक व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं राज्य की सत्ता को परस्पर विरोधी मानते हैं और इस कारण वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सर्वोत्तम राज्य वह है जो न्यूनतम शासन करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्य की प्रकृति और कार्यों की उदारवादी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन किसकी रचनाओं में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन लॉक की। राज्य की प्रकृति और कार्यों की उदारवादी अवधारणा की बात करेंगे जॉन लॉक के द्वारा। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। उदारवाद के विकास में जॉन लॉक की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए एम सेलिगर ने द लिबरल पॉलिटिक्स ऑफ जॉन लॉक में लिखा है कि लॉक ऐसा पहला राजनीतिक दार्शनिक था जिसने आधुनिक उदारवाद को चिंतन की विस्तृत और प्रभावशाली पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया। लॉक की टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट ऐसी रचना है जिसमें उदारवादी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन किया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो उदारवाद के जनक की बात पूछ रहा है, तो इसका जॉन लॉक इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। 17वीं सदी के प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। लॉक ने अपनी कृति टू ट्रीटाइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट के अंतर्गत राज्य शक्ति के दैवीय अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया तथा राज्य को न्यास कहा, जिसका लक्ष्य लोगों के प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इंग्लिश उदारवाद में समष्टिवादी विद्रोह के प्रणेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ग्रीन, बोसांके और ब्रैडले, ये तीनों इंग्लिश उदारवाद में समष्टिवादी विद्रोह के प्रणेता थे। आप इसको देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही वक्तव्य है? तो पूछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा एक पूंजीवादी राज्य भी एक कल्याणकारी राज्य हो सकता है, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए हम लोग इसे रीड नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नव उदारवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो नव उदारवाद की बात करें रॉबर्ट नॉजिक, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। नव उदारवाद समकालीन विश्व में हस्तक्षेप की नीति को फिर से लागू करने की बात करता है। यह कल्याणकारी राज्य को आर्थिक विकास में बाधक मानता है क्योंकि उसमें प्रतिभाशाली और कर्मठ वर्गों पर भारी कर लगाकर अयोग्य और अकर्मणीय लोगों का पोषण किया जाता है। यह विचारधारा संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में विशेष रूप से लोकप्रिय हुई। इसके प्रवर्तकों में रॉबर्ट नॉजिक प्रमुख हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी परंपरागत उदारवाद की बात की। परंपरागत उदारवाद का संबंध जो है आवश्यक बुराई से हो जाएगी और उदारवादी आदर्शवाद का संबंध जो है आवश्यक भलाई से हो जाएगा और हिगलवादी आदर्शवाद का संबंध नैतिकता एवं विधिकता की अभिव्यक्ति से संबंधित है और मार्क्सवाद का संबंध जो है उत्पीड़क संस्था से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसे देख सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन नव उदारवाद का प्रमुख तर्क नहीं है? तो यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। वर्ण के प्रास को मजबूत करने के लिए सक्षमकार संसाधन व्यक्तियों और समूह को प्रदान किए जाने चाहिए, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। यानी बाजार संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल करता है, ये राइट है। एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था अकुशल और अव्ययी होती है, ये भी राइट है। निजी क्षेत्र के प्रभुत्व वाली किसी अर्थव्यवस्था का उत्पादन और प्रयोग में ज्ञान और प्रौद्योगिकी का विनियोजन अविहरित हो और अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होता है, ये भी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। नव उदारवाद राज्य के कार्यक्षेत्र को फिर से समेटने या रोलिंग बैक ऑफ स्टेट के लिए मुक्त बाजार व्यवस्था एवं मुक्त बाजार समाज का समर्थन करता है। समकालीन विश्व में नव उदारवाद की प्रेरणा से 3 नीतियों को अपनाया जा रहा है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। नव उदारवाद एक बार फिर से हस्तक्षेप की नीति लेजेस फेयर का समर्थन करता है तथा बाजारों उन्मुख अर्थव्यवस्था की बात करता है। यह संसाधनों को बाजार के हवाले करने का पक्षधर है, न कि व्यक्तियों को, समूह को। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद का निवेदन किया गया है। तो राजनीतिक क्षेत्र में जो उदारवाद का निवेदन किया गया है, इसका आंसर सी हो जाएगा। विचार, अभिव्यक्ति, भाषण, लेखन और प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए किया गया है।
पूछा गया क्वेश्चन है जीआईएससी प्रवक्ता परीक्षा 2008 में, आप इसे रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से नौ उदारवाद से संबंधित है, तो नौ उदारवाद से कौन संबंधित है? इसका आंसर उपयुक्त सभी नहीं, ये नौ उदारवाद से एफ.ए. हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नॉजिक, ये तीनों नव उदारवाद से संबंधित विचारक हैं। आधुनिक समय में नव उदारवाद के उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया गया है। इस विचारधारा ने राज्य की भूमिका को सीमित करने की सिफारिश की है और राज्य की नकारात्मक भूमिका रात्रि प्रहरी राज्य पर बल दिया है। एफ.ए. हेयक, आइजिया बर्लिन, मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नॉजिक इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा कार्यकुशलता, उत्पादन वृद्धि तथा व्यापक संपन्नता। यह विश्वास जुड़ा हुआ है, यह नव उदारवाद के साथ जुड़ा हुआ है, यानी इसका आंसर भी पहला हो जाएगा। आप इसे रीड कर सकते हैं अच्छे से। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक कौन है? तो व्यक्तिवाद का महान समर्थक जो है एडम स्मिथ को माना जाता है, यानी इसका आंसर भी डी हो जाएगा। आप इसे रीड कर सकते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन के द्वारा स्थापित किया गया था, इन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने कहा था कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? तो एडम स्मिथ ने ही कहा था कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विचारक एडम स्मिथ ने राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का समर्थन किया था। ये नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित हैं। एडम स्मिथ ने आर्थिक क्षेत्र में निजी स्वामित्व के सिद्धांत का समर्थन करते हुए हस्तक्षेप का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इनके अनुसार व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों में राज्य का हस्तक्षेप न होने पर मनुष्य में कार्य करने की प्रेरणा अधिक होगी, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति अधिक से अधिक संपदा उत्पन्न करेगा और वह अंतर समाज के हित में होगी। स्मिथ के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता वाणिज्य से ही संभव है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन विकास के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है। तो फ्रेडरिक लिस्ट जो है इससे संबंधित नहीं है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। जर्मन अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट विकास की परंपरागत सिद्धांत से संबंधित नहीं थे। इन्होंने एडम स्मिथ की आलोचना करते हुए कहा कि राष्ट्र की समृद्धि पूंजी पर आधारित नहीं है, बल्कि यह उत्पादक शक्ति की योग्यता के विकास पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की थी? तो संपत्ति के अधिकार की मांग उदारवाद के द्वारा की गई थी, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो उदारवाद के जनक जो है जॉन लॉक को कहा जाता है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ग्रीन के संपत्ति के संदर्भ में विचार छाप रखते हैं, तो इसका उदारवाद का, यानी इसका आंसर भी उदारवाद हो जाएगा। आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, कथन और कारण दिया गया। सकारात्मक उदारवाद राज्य को रोकने के लिए कुछ कार्य सौंपता है, वह संपूर्ण समाज के सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि का दायित्व राज्य को सौंपता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसे रीड कर सकते हैं अच्छे से कि सकारात्मक उदारवाद राज्य की भूमिका का विस्तार चाहता है। राज्य की परंपरागत भूमिका पुलिस राज्य के स्थान पर सामाजिक समस्याओं के मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप सकारात्मक उदारवाद की विशेषता है। ग्रीन, लास्की, आर.एस. टॉबी, हाउस जैसे विचारक इस धारणा के समर्थक हैं और साथ ही यह भी आवश्यक है कि राज्य उन्हीं मामलों में हस्तक्षेप करे जिनका संबंध सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों से है। व्यक्ति के व्यक्तिगत मामलों में राज्य का हस्तक्षेप अनुचित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक हैं। तो सामाजिक अभियांत्रिकी का जो सिद्धांत दिया था कार्ल जे पॉपर के द्वारा दिया गया था, इसका आंसर बी हो जाएगा। आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी जो थी कार्ल पॉपर ने प्रस्तुत किया था। कार्ल पॉपर को सामाजिक चिंतन और व्यवहार के क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करने के लिए जाना जाता है। अपनी कृति द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज के अंतर्गत पॉपर ने विशेष रूप से 3 विचारधाराओं की मान्यताओं पर प्रहार किया। ये 3 विचारक जो है प्लेटो, हिगल, मार्क्स हैं। पॉपर ने पद्धति वैज्ञानिक व्यक्तिवाद, मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म तथा उत्तरोत्तर परिवर्तन का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इंक्रीमेंटल चेंजेज का प्रतिपादन किया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक उदारवाद की मूल मान्यता नहीं है? तो उदारवाद की जो मान्यता नहीं है, अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है, ये उनकी मूल मान्यता नहीं है। बाकी राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, व्यक्ति साध्य और राज्य साधन है, राज्य की सत्ता का आधार व्यक्ति की सहमति है। तो उदारवाद जो है व्यक्ति को साध्य मानता है, राज्य को साधन मानता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे, पहला इसका रॉन्ग हो जाएगा। आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है, यह मान्यता आदर्शवादियों की है। कांट, हिगल, फिक्टे, ग्रीन, ब्रैडले और बोसांके जैसे आदर्शवादी विचारक राज्य को सर्वोच्च संस्था मानते हुए मनुष्य के लिए स्वाभाविक और आवश्यक मानते हैं। शेष अन्य विकल्प में दिए गए उदारवाद की मूल मान्यता से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे,
एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है। इसमें से एक लोकतंत्र है, दूसरा व्यक्तिवाद। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मैकवर्न ने ये कहा था। इसका आंसर पहला हो जाएगा। लोकतंत्र और व्यक्तिवाद को मैकवर्न ने उदारवाद में अंतर्निहित दो पृथक तत्वों का मिश्रण कहा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्य के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण उत्तरदायी है। तो इसका आंसर उदारवाद के विकास के लिए, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? तो उदारवाद का मेल जो है बुर्जुआ राज्य से नहीं है, बाकी प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य और सीमित सरकार, इन तीनों से उदारवाद का संबंध है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की भूमिका का ही समर्थन करता है? अभी हम इससे पहले कर चुके हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा उदारवादी सिद्धांत, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। उदारवादी सिद्धांत राज्य के यांत्रिक सिद्धांत का समर्थन करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य का निर्माण सब व्यक्तियों ने मिलकर सबके व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से किया है, और तो राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है। इसके अनुसार मनुष्य विवेकशील प्राणी है, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक है। राज्य को व्यक्तियों की स्वैच्छिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। इसी आधार पर यह सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की भूमिका का ही समर्थन करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है। तो उदारवाद का मौलिक सिद्धांत जो है वैयक्तिक स्वतंत्रता, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा। टीजीटी 2004 और 2009 में पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण मानता है। इसके अनुसार व्यक्ति के उन कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जिनका संबंध केवल उसके ही अस्तित्व से हो। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप उदारवाद की अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं देख सकते हैं। उदारवाद की मुख्य मान्यताएं जो है, मनुष्य विवेकशील प्राणी है, कहता है उदारवाद। व्यक्ति के हित, सामान्य हित से कोई बुनियादी टकराव नहीं है। व्यक्ति को कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है। नागरिक समाज एक कृत्रिम उपकरण है जिसका ध्येय मनुष्यों का हित साधना है। उदारवाद केवल सांविधिक शासन को ही मान्यता देता है। इसके अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई भी प्रतिबंध केवल इस आधार पर लगाया जा सकता है कि वह दूसरों को वैसे ही स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए आवश्यक हो। उदारवाद अनुबंध की स्वतंत्रता में विश्वास करता है। इसके अनुसार सार्वजनिक नीति व्यक्तियों और समूह की स्वतंत्र सौदेबाजी का परिणाम होना चाहिए। इस प्रकार उदारवाद की संपूर्ण अवधारणा में व्यक्ति स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण स्थान है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी उदारवाद में ही मानव विवेक में आस्था जो है उदारवाद में है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उदारवाद का मूल तत्व है। तो उदारवाद का जो मूल तत्व है वो वैयक्तिक स्वतंत्रता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन उदारवाद का तत्व नहीं है? तो उदारवाद का तत्व जो नहीं है, समाज का समाजवादी ढांचा, ये उदारवाद का तत्व नहीं है। बाकी स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार और स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था उदारवाद के मेन तत्व हैं। आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उदारवादी सिद्धांत है? तो उपयोगितावाद जो है उदारवादी सिद्धांत है। राज्य का उदारवादी सिद्धांत जो है उपयोगितावाद है, यानी इसका आंसर भी ए हो जाएगा। आप उपयोगितावाद को अच्छे से रीड कर सकते हैं। उपयोगितावाद राज्य का उदारवादी सिद्धांत है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल ने राज्यों के कार्यों को नकारात्मक ढंग से अभिव्यक्त किया है। ये विचारक व्यक्ति के मामलों में कम से कम हस्तक्षेप का समर्थन करते हैं। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख उपयोगितावाद का हृदय वाक्य है। राज्य का कार्य इस प्रकार होना चाहिए जिससे अधिकतम लोगों को खुशी प्राप्त हो। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सकारात्मक उदारवाद राज्य को कुछ कार्य सौंपता है। वह संपूर्ण समाज का सामाजिक कल्याण राज्य को सौंपता है। तो इसका आंसर 30 क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का बी, यानी ए और आर दोनों सही हैं और इसकी ए और आर ए की सही व्याख्या है। आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। सकारात्मक उदारवाद राज्य को ऐसे कार्य सौंपता है जिसमें व्यक्ति की सार्वजनिक सिद्धि में सहायता पहुंचे। इसके समर्थकों की बात करें तो टी.एच. ग्रीन और बर्नार्ड बोसांके को जाना जाता है। सकारात्मक उदारवाद का जो समर्थक है टी.एच. ग्रीन और बर्नार्ड बोसांके को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सकारात्मक उदारवाद निकटस्थ है को किसके निकट है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद के निकट है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, व्यक्ति के स्वहित की सर्वोत्तम रक्षा होती है तो किसमें होती है? उदारवाद में ही होती है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उदारवाद किसका हित चाहता है? उदारवाद धनवानों का हित चाहता है, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसे देख सकते हैं। उदारवाद के प्रणेता लॉक ने व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार संपत्ति के अधिकार को माना है। लॉक प्रारंभिक उदारवादी विचारक के रूप में संपत्ति का उत्पादन करने, संरक्षित करने, व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार व्यक्ति को देता है। उदारवाद की इस प्रवृत्ति से धनवानों का हित होता है क्योंकि लॉक के अनुसार राज्य को व्यक्ति की संपत्ति के अधिकार में आने वाली बाधाओं को खत्म करना चाहिए, इसीलिए इसमें धनवानों का हित बताया गया है। निम्न में से कौन सही सुमेलित है पूछ रहा है, तो 34 का हो जाएगा। पहला उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का।
आप इसे रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से आधुनिक उदारवादी राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है? तो राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन इसकी विशेषता नहीं है, बाकी तीनों इसकी विशेषता हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। आधुनिक उदारवाद का लक्ष्य क्या है? आधुनिक उदारवाद का लक्ष्य जो है डी हो जाएगा, समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करना आधुनिक उदारवाद का लक्ष्य है। आप इसे देख सकते हैं। इसके समर्थक जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, लास्की, आर.एच. टोनी और एल.टी. हॉबाउस इस अवधारणा के प्रमुख प्रतिपादक हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कथन और कारण बताया गया। उदारवाद राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करना चाहता है, उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। आप इसे देख सकते हैं। उदारवाद राज्य की भूमिका को नकारात्मक ढंग से अभिव्यक्त करता है। इस अवधारणा का यह मान्यता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, राज्य की सत्ता परस्पर विरोधी वस्तुएं हैं। राज्य की भूमिका केवल प्रहरी राज्य की है, वह सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम शासन करे। हालांकि सकारात्मक उदारवाद नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य की सक्रियता का समर्थक है, परंतु यहाँ पर राष्ट्रीय उदारवाद को ही प्रमुखता प्राप्त है। राज्य की इस प्रकार की भूमिका का निहितार्थ है कि व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इंग्लैंड के लॉर्ड वेवरिज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वह था, तो वह कल्याणकारी राज्य था। इसका आंसर डी हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। दिसंबर 1942 में इंग्लैंड में आधुनिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा लॉर्ड विलियम वेवरिज प्रतिवेदन के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट के माध्यम में 5 महाबुराइयों का अंत करने के लिए राज्य द्वारा कदम उठाने को कहा गया था। ये 5 बुराइयां कमी, बीमारी, अज्ञानता, गंदगी तथा आलस्य हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन यह जानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य का एक औद्योगिक राज्य बन गया है? तो इसका आंसर गैल्ब्रेथ यानी ए हो जाएगा। समकालीन अमेरिकी अर्थशास्त्रवेत्ता जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ ने अपनी पुस्तक द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट यानी नया औद्योगिक राज्य 1971 के अंतर्गत यह तर्क दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इनके महत्वपूर्ण तथ्य आप इसे देख सकते हैं। ब्रिटिश अर्थशास्त्री अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में सीबी मैकफर्सन के द्वारा मोस्ट इंपोर्टेंट स्वत्व मूलक व्यक्तिवाद के जनक जाने जाते हैं सीबी मैकफर्सन को, और अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील को लागू किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस राजनीति शास्त्री ने सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विविधीकरण, आर्थिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन को आधुनिकीकरण की विशेषताएं माना है? तो एस.एन. आइसेंस्टॉट के द्वारा, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। थोड़ा सा टफ वर्ड है, आप देख सकते हैं इसको। एस.एन. आइसेंस्टॉट के द्वारा, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। एस.एन. आइसेंस्टॉट ने आधुनिकीकरण की विशेषताएं बताई थी, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विविधीकरण, आर्थिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन। हस्तक्षेप की नीति किसकी विशेषता है? मोस्ट इंपोर्टेंट टीजीटी परीक्षा 1999 में पूछा गया है। इससे पहले लेक्चर में भी ये क्वेश्चन आया था। हस्तक्षेप की नीति की विशेषता है नकारात्मक उदारवाद, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। हस्तक्षेप की नीति नकारात्मक उदारवाद की विशेषता है, यह व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य के किसी भी तरह के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता है। नकारात्मक उदारवाद 16वीं से 18वीं सदी के बीच विकसित अवधारणा है, जिसके प्रमुख प्रतिपादक जॉन लॉक, एडम स्मिथ और रिकार्डो हैं। इसके अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है तथा आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में राज्य की न्यूनतम भूमिका होनी चाहिए। यह व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास रखता है, जिसमें संपत्ति का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। लोक कल्याणकारी राज्य आवश्यक रूप में संश्लेषण है, तो किसका है? इसका आंसर उदारवाद और समाजवाद, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। लोक कल्याणकारी राज्य की बात करेंगे तो उदारवाद प्लस समाजवाद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। किसने कहा कि कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है? तो इसका आंसर टी.डब्ल्यू. केंट के द्वारा कहा गया था, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक है? तो कल्याणकारी राज्य का समर्थक जो है जवाहरलाल नेहरू थे, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड के फेबियन समाजवादी विचारों से प्रभावित थे। उनका विश्वास लोकतांत्रिक समाजवाद में था। उनका एक कोटेशन भी है, सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच अंतर मिटाना और जीवन स्तर को ऊपर उठाना लोक हितकारी राज्य के आधारभूत तत्व हैं। और स्टेटमेंट उनके देख सकते हैं आप लोग। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कल्याणकारी राज्य वस्तु मिश्रण है, किसका मिश्रण? उदारवाद और समाजवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है कि राज्य क्या है? एक माध्यम है, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। राज्य क्या है? एक माध्यम है। कल्याणकारी सिद्धांत राज्य को एक माध्यम मानता है। इसका मुख्य फल लोगों की अनिवार्य स्वतंत्रताओं के साथ बिना छेड़छाड़ के लोगों को कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करना है। लॉर्ड विलियम वेवरिज ने वर्ष 1943 में एटली
की लेबर पार्टी की सरकार में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें 5 बुराइयां बताई गई थी: बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भूखमरी और आश्रय भाव। ये उन्मूलन में राज्य की सकारात्मक भूमिका की कामना की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। ये कथन किसका है? तो इसमें आंसर इसका नहीं दिया गया है, तो इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं आप लोग। कल्याणकारी राज्य वर्तमान समय में बहुत प्रचलित शब्द बन गया है। आज प्रत्येक राज्य अपने आप को कल्याणकारी राज्य के रूप में घोषित करता है। कल्याणकारी राज्य की परिभाषा देते हुए टी.डब्ल्यू. केंट ने कहा है कि कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए दूरगामी सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। हॉफमैन ने लिखा है, कल्याणकारी राज्य साम्यवाद और व्यक्तिवाद के बीच एक समझौता है। इनका विश्वास है कि अपनी अपूर्णताओं के बावजूद कल्याणकारी राज्य हर मानवीय और प्रगतिशील समाज के लिए नमूना पेश करता है। ज्ञातव्य कि लास्की भी कल्याणकारी राज्य के समर्थक हैं। यहाँ यदि विकल्प कांट के स्थान पर केंट का उल्लेख होता तो विकल्प डी सही उत्तर होता। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है। किसका मिश्रण है? आज से पहले ये क्वेश्चन उदारवाद और समाजवाद का। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोक कल्याणकारी राज्य अनिवार्यतः एक संश्लेषण है। फिर बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उदारवाद प्लस समाजवाद का। फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है। फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा ये कहा गया था, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। इसको रीड कर सकते हैं आप लोग। पूर्व सोवियत संघ के विघटन तथा शीत युद्ध की समाप्ति, जिसमें पश्चिमी उदारवादी विचारधारा एवं सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा के बीच संघर्ष चल रहा था, के बाद फ्रांसिस फुकुयामा ने अपनी पुस्तक द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन में यह विचार व्यक्त किया कि अब पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी उदारवाद हमारा कंप्लीट हुआ। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक अपने ग्रुपों में इसे शेयर कीजिए, ताकि इसी प्रकार अगले टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। अगला टॉपिक हमारा अराजकतावाद से संबंधित होगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।